हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस 2024 के लिए हम अपनी बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने बायोलॉजी के सिलेबस को देखोगे तो आपको वहाँ पर टोटल 21 यूनिट्स दिखाई देगी, जिसमें से हम ये 16 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको है ना हर एक यूनिट की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपको सेरिकल्चर देखना है तो आप सेरिकल्चर की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। अगर आपको इम्यूनोलॉजी देखना है आप उसकी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो ये वो 16 टॉपिक है जो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो न्यू एनसीईआरटी का यूनिट हम कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको एनिमल का नर्वस सिस्टम पढ़ना है, उसके अलावा आपको रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, ह्यूमन ब्रेन के बारे में मालूम होना चाहिए और प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, और हमें हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जितनी भी स्टिमुलस है, जितने भी हमें स्टिमुलस मिलते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के पास नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, किसी भी स्टिमुलस को हमारी बॉडी कैसे डिटेक्ट करती है, अगर हमने किसी हॉट चीज़ को टच किया, किसी कोल्ड चीज़ को टच किया, किसी एनिमल को टच किया, किसी कांटे को टच किया, ये जो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट में है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास नर्व सेल्स प्रेजेंट है। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, आपको पता है ह्यूमंस के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो अगर आप अपने नोज को देखोगे, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट स्मेल को आप डिटेक्ट कर पाते हो, उसके अंदर कैसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे है ना एक मार्क में पूछा जाता है कि ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे नोज के अंदर जो है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जब भी आप कोई चीज़ खाते हो तो आप बता देते हो कि ये चीज़ टेस्ट में कैसी है, खट्टी है, मीठी है, तीखी है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, आपकी जो टंग है उसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। आपकी टंग के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो आपसे एक मार्क में पूछा जा सकता है कि ओलाफैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ पे है, जो आपके नोज में प्रेजेंट है, और जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, टंग के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए, जो हमारे नर्व सेल्स है जो हमारी मदद करते हैं हमें किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन को सिग्नल देने के लिए, तो वो क्या होते हैं, हमारा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। तो अगर आप अपने न्यूरॉन को ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर क्या क्या होता है, सेल बॉडी होती है, फिर बहुत सारे डेंड्राइट्स उसके बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, देन हमारा एक्सोन होता है, और हमारे पास नर्व एंडिंग होती है। ठीक है, जहाँ पे हमारी नर्व एंडिंग हो रही होती है यहाँ से हमारी दूसरी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में जा रही होती है। तो बहुत सारे न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन्स हमारी है ये क्या करती हैं, कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं। ठीक है, और वो न्यूरो क्या करते हैं, सिग्नल भेजने का काम करते हैं। हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम किसकी मदद से काम करता है, न्यूरॉन्स की मदद से काम करता है, और उनमें से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरो बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपकी जो डेंड्राइटिक टिप है उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे आपने किसी भी चीज़ को टच किया, किसी भी गर्म चीज़ को टच किया, तो एकदम से आपकी डेंड्राइटिक टिप जो है उनके पास है ना इंफॉर्मेशन एक्वायर हुई, और उसने क्या कर दिया, आपकी नर्व सेल ने ना बहुत सारे केमिकल रिएक्शन निकालने शुरू कर दिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देना शुरू कर दिया। अब ये जो आपका इम्पल्स है ये डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, आपकी सेल बॉडी के पास जाएगा, फिर सेल बॉडी से किसके थ्रू ट्रैवल कराएगी, एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल कराएगी, और एक्सॉन के बाद ये किसके पास पहुंच जाता है, नर्व एंडिंग के पास पहुंच जाता है। दोबारा से है ना इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जैसे ही कोई इम्पल्स आपकी बॉडी को फील हुआ तो डेंड्राइट्स के पास सिग्नल आया, डेंड्राइट से वो सिग्नल किसकी तरफ ट्रैवल करेगा, सेल बॉडी की तरफ ट्रैवल करता है। सेल बॉडी इसको ट्रांसमिट करती है एक्सॉन के पास, एक्सॉन इसको ट्रांसमिट करता है नर्व एंडिंग के बाद, उसके बाद जो हमारी दूसरी न्यूरॉन होगी उसके पास ये सिग्नल जाना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सिग्नल ट्रैवल करता है। ठीक है, उसके बाद है ना एक्सॉन जहां पर आपकी एंड हो रही होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब क्या करता है, यहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जिसको मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं, और उस गैप को हम क्या बुलाते हैं, साइनेप्सिस बुलाते हैं। अब वो साइनेप्सिस में ना कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जिनको हम न्यूरो बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
यहाँ से क्या करता है, जो सिग्नल रिलीज होता है दूसरी जो आपकी न्यूरॉन होगी अब उसके पास वो केमिकल्स पहुंचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो साइनेप्सिस है वो क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास इम्पल्स को पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा हमारा बॉडी के अंदर नर्व सेल और न्यूरॉन का नेटवर्क है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे किस में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करने में हेल्प करता है। किसकी मदद से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की मदद से। ठीक है, तो अगर आपके हाथ को कोई गर्म चीज ने टच किया था, वो सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करेगी, न्यूरॉन्स करेंगे। ठीक है, और न्यूरॉन्स किसकी मदद से करते हैं, हमारे दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को हम क्या बुलाते हैं, साइनेप्सिस बुलाते हैं। और वहां पर कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी रिलीज करते हैं और वो केमिकल्स जो है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है सडन एक्शन, यानी कि कोई ना कोई चीज आपके एनवायरनमेंट में हुई और उसके लिए आपकी बॉडी ने जो सडन रिएक्शन दिया, जो रिस्पॉन्स दिया, उसको हम क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बुलाते हैं। जैसे ही हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं, ठीक है, तो एकदम से आप अपना हाथ वहां से हटा लेते हो। वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है, नर्व इम्पल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर है ना, सोचने का काम कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। ठीक है, थिंकिंग टिश्यू कौन है, हमारी बॉडी के अंदर है ना, बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है और हमारा जो सोचने का काम करता है वो कौन करता है, ब्रेन करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट के पास कोई सिग्नल आया है, ठीक है, उसे कहाँ पर ट्रैवल करना होता है, उसे हमारे ब्रेन के पास जाना होता है। और वो ब्रेन तक पहुंचता किसकी मदद से है, न्यूरॉन्स की मदद से। हमारी बॉडी में ना बहुत सारे न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और वो न्यूरॉन्स किस चीज़ की मदद करते हैं, किसी भी सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम, करने का काम कौन करता है, न्यूरॉन्स करते हैं। जब वो सिग्नल हमारे ब्रेन के पास पहुंचता है तो हमारा ब्रेन एकदम से सोच के बताता है कि आपको वहां से अपना हाथ हटा लेना है, और आप अपना हाथ वहां से हटा लेते हो। अब आप सोचोगे सिग्नल कैसे पहुंचा इतनी जल्दी, हम तो 2 माइक्रो सेकंड में ही अपना हाथ हटा लेते हैं, तो इतनी देर में वो पहुंच भी गया, ब्रेन ने बता भी दिया और फिर से उसने हमारे हाथ को हटा भी दिया। बिल्कुल, ये सब कुछ इतने कम टाइम में होता है कि आप सोच ही नहीं सकते कि इतना कुछ ट्रैवल करके गया है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट है, इसलिए इसको हम क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बुलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपके जो ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचा कि वहां पर हमारा हाथ जो है वो जल रहा है, तो आपके ब्रेन ने क्या किया, मसल को ये सिग्नल दिया कि मूव करो, अपने हाथ को फटाफट वहां से हटा लो, मूव कर लो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है सिग्नल को डिटेक्ट करने का, इनपुट प्राप्त करने का, फिर एक आउटपुट देने का, ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली कंप्लीट होता है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बुलाते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क के अंदर बहुत सारे कनेक्शंस बने होते हैं जहां पर उनकी मीटिंग हो रही होती है आपस में। तो आपकी पूरी बॉडी की जो नर्व्स है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक है, तो आपका जो पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जो आपके न्यूरॉन्स के सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क कहाँ पे बनती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में बनती है, और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजती है, आपके ब्रेन के पास भेजती है। आपका ब्रेन क्या करता है, इनपुट को लेके एक आउटपुट देता है, वो आपको बताता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। जैसे कि सोचो आपके सामने कोई एनिमल खड़ा है, एकदम से आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि सामने कोई एनिमल खड़ा है, तो आपका ब्रेन है ना एकदम से आपको सिग्नल देगा कि या तो आपको बिल्कुल मूव नहीं करना है या फिर आपको बहुत तेज दौड़ना है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के बेसिस पर। अब देखो ये हैंड वाला एग्जाम्पल आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या बुला रहे हैं, आपका स्टिमुलस बुला रहे हैं। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सब के पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो आपको पता है स्किन भी क्या है, हमारी एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, टच जो होता है वो क्या है, एक सेंस ऑर्गन का पार्ट होता है। तो जैसे ही हमारे हाथ में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे उसने ना हीट को सेंस किया, पेन को सेंस किया, फिर है ना सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, ये सिग्नल वो लेके गई स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने किसको मैसेज दिया, ब्रेन को दिया। वहां से है ना रिले न्यूरॉन ने है ना क्या करना शुरू किया, मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिया कि जाके वहां पर उसे बोलो कि अपना हाथ आपको हटा लेना है। ठीक है, और अब हमारा जो है मसल को ये सिग्नल मिल गया है कि आपको अपना हाथ वहां से हटा लेना है। ठीक है, तो जो मसल है वो क्या करेगी, अपने
हाथ को मूव करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रिफ्लेक्स आर्क काम करती है, ठीक है। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन किसी भी सिग्नल को लेके स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है, स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को ब्रेन को देते हैं, फिर रिले न्यूरॉन क्या करती है, उस मैसेज को अंडरस्टैंड करती है और मोटर न्यूरॉन को ये एक्शन देती है कि आपको क्या काम करना है, ठीक है, और फिर आपका हाथ वहाँ से मूव कर जाता है। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, सीएनएस बुलाते हैं। आपसे सीएनएस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस हमारा किससे मिलके बना होता है, तो हमारा जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो मिलके किसको बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तो ब्रेन जो है वो हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम, थिंक करने का काम, ठीक है, सारे के सारे सिग्नल्स को अच्छे से करने का काम कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, मिलके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ये कोई भी इंफॉर्मेशन, बॉडी के किसी भी पार्ट को कोई भी नुकसान हो रहा हो, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर पहुँचती है, हमारे न्यूरॉन्स के पास पहुँचती है, रिसेप्टर्स के पास पहुँचती है, और उस इंफॉर्मेशन को फिर कहाँ लाया जाता है, आपके ब्रेन के पास लाया जाता है, और फिर ब्रेन सोचकर हमें बताता है कि हमें क्या करना है। तो सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस किससे मिलके बना हुआ है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। आपकी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन है, ब्रेन है। उसके बाद आता है हमारा पीएनएस। तो पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस के अंदर क्या क्या आता है, आपकी क्रेनियल नर्व आती है जो आपके ब्रेन से अराइज होती है, उसके अलावा आपकी स्पाइनल नर्व आती है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, ठीक है। तो आपके ब्रेन के अंदर से जितनी भी नर्व्स निकल रही है उनको हम क्रेनियल नर्व्स बुलाते हैं, और आपके स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकल रही है उनको हम क्या बुलाते हैं, स्पाइनल नर्व्स बुलाते हैं, ठीक है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक जो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आती है उसमें उसकी मदद कौन करता है, पीएनएस करता है। यानी कि सीएनएस एंड पीएनएस आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तभी हमारे ब्रेन के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास वो इंफॉर्मेशन आ पाती है, जो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो सीएनएस की हेल्प कौन करता है, पीएनएस करता है। पीएनएस के अंदर कौन आता है, सीएनएस के अंदर कौन आता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो सीएनएस के अंदर आते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस के अंदर आते हैं हमारे क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद अगर आप अपने ब्रेन को देखोगे ना, तो आपका ब्रेन जो है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, और एक है हिंड ब्रेन। तो जो आपका फोर ब्रेन है उसके अंदर कौन कौन आता है, सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है एंड हाइपोथैलेमस आता है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि आपका ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिर उसके अंदर भी जो फोर ब्रेन है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, आपके सेरिब्रम से, थैलेमस से और हाइपोथैलेमस से। तो जो आपका फोर ब्रेन होता है ना, वो मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, यानी कि सारा कुछ एक्टिविटी, सोचने का काम कौन करता है, हमारा फोर ब्रेन करता है। उसके अलावा आपके जितने भी सेंसरी इंपल्स आते हैं, वेरियस रिसेप्टर्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आती है उनको सेंस करने का काम, उनके ऊपर एक्शन लेने का काम भी कौन करता है, आपका फोर ब्रेन करता है। उसके अलावा आपके फोर ब्रेन में है ना डिफरेंट डिफरेंट रीजन है जो आपकी किस में मदद करते हैं। आपके फोर ब्रेन में एक ऐसा पार्ट प्रेजेंट है जिसकी वजह से आप सुन पाते हो, एक ऐसा पार्ट प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपको स्मेल आती है, एक ऐसा पार्ट प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपको साइट आप देख पाते हो चीज़ों को। तो ये बात हमें कैसे पता कि ये सब कुछ ब्रेन में प्रेजेंट है। कभी कभी आपने देखा है कुछ लोगों के सर पे चोट लगती है, मूवीज में आपने बहुत देखा होगा, कुछ लोगों के सर पे चोट लगती है और वो बोलते हैं कि हमारी आई साइट चली गई, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं उनके सर पे चोट लगती है लेकिन उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके ब्रेन में जो साइट वाला पार्ट था ना वो डैमेज हो गया है, उनके ब्रेन में जो सुनने वाला पार्ट था ना वो डैमेज हो गया है। उनके कान एकदम ओके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन जो ब्रेन में हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन था उसके ऊपर इंजरी आ गई है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हमारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसको इंटरप्रेट करने का काम, उस इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर्स के पास भेजने का काम, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है उसके लिए ना हमारे ब्रेन के अंदर सेपरेट सेपरेट एरियाज है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो सेपरेट एरियाज है हमारी किस में मदद करते हैं, किसी भी डिसीजन को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो आप कोई भी जो डिसीजन ले रहे होते हैं वो किसकी मदद से ले रहे होते हैं, अपने ब्रेन की मदद से ले रहे होते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसमें आपकी मदद कौन करता है, मोटर एरियाज करते हैं। तो क्या करते हैं, आपकी जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है ऐसी मसल जिन्हें हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने हाथ को हिलाना चाहते हो तो आप हिला सकते हो, आप अपने पैर से चलना चाहते हो आप चल सकते हो,
ठीक है, आप अपने फिंगर्स को मूव करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ये सारे के सारे जो मूवमेंट है, ये कैसे मूवमेंट है, वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट है। यानी कि इन मसल्स का मूव करना किस पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वॉलेंट्री मसल्स है ये, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा, आपको है ना कोई बोलता है खाना खा लीजिए, तो आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो है ना एकदम ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। तो ये जो आपको सेंसेशन और फीलिंग फुल आती है, ये भी किसकी वजह से आती है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर एक सेंटर है जो किससे एसोसिएटेड है, हंगर से एसोसिएटेड है। यानी कि आपको भूख लग रही है नहीं लग रही है ना, ये बताने का काम भी आपको कौन करता है, आपका फोर ब्रेन का एक पार्ट करता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। इसके अलावा हमें भूख फील हो रही है नहीं हो रही है, ये भी हमें उसकी वजह से पता चलता है। उसके अलावा जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स है उनको मूव करने के लिए भी जो डिफरेंट डिफरेंट मोटर कंट्रोल एरियाज है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे फोर ब्रेन के पास प्रेजेंट है। उसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन, सेरिब्लम आता है, मेड्यूला आता है एंड पॉन्स आता है, ठीक है। तो आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे तो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन है। यानी कि आप हर टाइम तो अपने ब्लड को नहीं बता रहे हो ना कि अच्छे से फ्लो करो, बॉडी के अंदर फ्लो करते रहो। आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा सिक्रीट होता है, आपका जो वॉमिटिंग है, ये सब कुछ कंट्रोल करने का काम किसका है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, आपके अंदर सलाइवा का सिक्रीशन होना, आपका वॉमिटिंग आना, ये सब कुछ जो आपका मेड्यूलर पोर्शन है ना, आपके हिंड ब्रेन के अंदर जो मेड्यूलर प्रेजेंट है, वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। उसके अलावा आपने है ना कोई भी एक्टिविटी के बारे में सोचा, जैसे कि आप है ना एक सीधी लाइन में चलोगे, आप बाइसिकल को चलाओगे, आप किसी पेंसिल को उठाओगे, ये जो सारे के सारे एक्शंस आप कर पाते हो, ये किसकी वजह से कर पाते हो, आपके हिंड ब्रेन के अंदर जो सेरिब्लम प्रेजेंट है ना उसकी वजह से कर पाते हो, ठीक है। तो वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सेरिब्लम, ठीक है। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ है कि एक स्ट्रेट लाइन में चलना, बाइसिकल को चलाना, पेंसिल को पिक करना, ये सारे जो एक्शंस है इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिब्लम करता है। उसके अलावा आपके पोस्चर को मेंटेन करने में, आपकी बॉडी चलते वक्त बैलेंस्ड रहे, आप है ना एक साइड पे गिर नहीं जाओ। आप है ना कभी भी छोटे बच्चों को नोटिस करना, जो वो बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में होते हैं ना, बहुत ही छोटे होते हैं, तो आप देखोगे वो है ना सही से चल नहीं पाते, वो गिर रहे होते हैं, इधर उधर लुढ़क रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है ना उसका अभी इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे वो एकदम कंट्रोल में चलते हैं और वो गिरते नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो पोस्चर को मेंटेन करने का काम है, अपनी बॉडी को बैलेंस करने का काम है, वो भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, हमारे हिंड ब्रेन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। हमारे हिंड ब्रेन के अंदर जो सेरिब्लम है उसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। तो हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, मिड ब्रेन बुलाते हैं। ये हमारी कुछ मोटर नर्व्स को कंट्रोल करता है, आपकी जो आई की मूवमेंट है, अपनी आंखों को जो आप हिला पाते हो उसको मूव करता है। उसके अलावा आपके विजन एंड हियरिंग में भी इसका रोल होता है। यानी कि आपने ना कोई चीज़ देखी, उसको प्रोसेस करने का काम, आपके विजन को प्रोसेस करने का काम, आपने कोई बात सुनी उसे प्रोसेस करने का काम कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन करता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी क्रेनियम बोन्स। तो आपको पता है आपका जो ब्रेन है ना, अगर आप अपने ब्रेन को कभी भी टच करके देखोगे तो आपको है ना बहुत ही हार्ड एक कवरिंग फील होती है। तो जो हमारे ब्रेन की आउटर कवरिंग है, जो अंदर के डेलिकेट ऑर्गन ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है, उसे हम क्या बुलाते हैं, क्रेनियम बॉक्स बुलाते हैं। क्रेनियम बोन से वो मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी बॉडी है जिसमें हमारा ब्रेन अंदर बैठा होता है, उस बॉक्स को हम क्या बुलाते हैं, क्रेनियम बुलाते हैं। इस बॉक्स के अंदर है ना हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये फ्लूइड क्या करता है, अगर कभी भी गलती से आपका सर किसी जगह पे टकराया या आपके सर पे कोई चोट लगी, तो सबसे पहले ना तो बॉक्स उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, हमारी जो क्रेनियम बोन्स है वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। उसके बाद भी अगर वो शॉक अंदर जा रहा है तो जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो सारा का सारा शॉक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। अगर उसके बाद भी आपका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा फेटल है तो जाके आपके डेलिकेट जो ब्रेन ऑर्गन है उस पर जाकर आपको इंजरी आ जाती है। क्योंकि आपको पता है हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम, सोचने का काम सब कुछ ब्रेन करता है। वो इतना डेलिकेट ऑर्गन है, अगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आपके सर पे कोई ज़रा सी चोट मार दे और आपको दिखना बंद हो सकता है, आपको सुनना बंद हो सकता है। इसलिए हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, क्रेनियम बॉक्स प्रेजेंट है, उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। ये दोनों क्या मदद करते हैं, आपके ब्रेन को किसी भी शॉक से बचाने की कोशिश करते हैं।
उसके अलावा आता है हमारा बैकबोन। अब हमारे बैकबोन यानी कि जिसको हम अपना स्पाइनल कॉर्ड बुलाते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है ना बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारा ही फंक्शन है। तो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो जब भी आप अपनी बैक को टच करोगे ना, तो आपको है ना एक बहुत बड़ी सी एक बैकबोन नजर आती है। तो ये बैकबोन क्या करती है, इसको हम क्या बुलाते हैं, अपना वर्टिब्रल कॉलम भी बुलाते हैं, बैकबोन भी बुलाते हैं। तो हमारे पूरे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, वर्टिब्रल कॉलम करती है। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, क्रेनियम बॉक्स करता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी मसल सेल्स है, उनके पास है ना कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो उनकी शेप को है ना चेंज करने में मदद करते हैं। यानी कि आपको अपना हाथ हिलाना है, मूव करना है, उसमें कौन मूव करेगी, आपकी मसल्स मूव करेगी। तो आपकी मसल जो है ये मूवमेंट कर पाए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रिस्पॉन्स में अपनी शेप को चेंज कर पाए, आपके मूवमेंट में हेल्प हो पाए, इसके लिए उसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स क्या करते हैं, आपके मसल सेल को एक शॉर्टर फॉर्म दे देते हैं, और जिसकी वजह से मसल के अंदर मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो आपको पता है हमारे पास है ना कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे कि छुई मुई का प्लांट है, जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जब भी आप उसको टच करोगे ना, तो देखोगे एकदम से वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है, ठीक है। तो अब है ना प्लांट्स टच को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब आप किसी भी चीज को टच करते हो, तो वो सिग्नल आपके ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन आपको बताता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो प्लांट्स के पास भी है ना इलेक्ट्रिकल केमिकल तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल पहुंचाने के, ठीक है। लेकिन उनके पास है ना हमारी तरह कोई न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होती है, प्लांट्स के अंदर कोई न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं है, जैसे एनिमल्स के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये अपनी शेप को चेंज करते हैं, यानी कि उनके अंदर जितना, उनकी पत्तियों में जितना पानी है, उसका अमाउंट बदल जाएगा, ठीक है। या तो वो स्वेल कर जाएंगे, या तो श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, इस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप उनको टच करते हो। तो टच मी नॉट प्लांट भी क्या करते हैं, जब आप उसको टच करोगे तो एकदम से उसकी पत्तियां एकदम ऐसे लगेगा जैसे वो सो गई हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, अपने अंदर वो चेंजेस लाते हैं, अपने उनके अंदर जो पानी प्रेजेंट है उसके अंदर जो अमाउंट है पानी का, उसको चेंज करते हैं, श्रिंक करेंगे, स्वेल करेंगे, उनकी जो सेल है वो श्रिंक और स्वेल का फिनोमिना दिखाती हैं। इस तरीके से हमारे प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमारे अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं रिस्पॉन्ड करने में। अब ग्रोथ की वजह से कैसी कैसी मूवमेंट आपको प्लांट के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब कोई भी बेल वाला प्लांट होता है ना, जो चढ़ रहा होता है, जैसे कि आप पी प्लांट का एग्जांपल ले लीजिए, तो वो क्या करते हैं, उसके ना छोटे से डेंड्रिल्स निकल के जा रही होती है, ठीक है। वो है ना मूवमेंट उनकी हेल्प करती है अटैच करने में, यानी कि दीवार के सहारे अगर उनको चिपकना है, किसी डंडी के सहारे उनको चिपकना है, तो वो किसकी मदद से चिपकेंगे, डेंड्रिल्स की मदद चिपकेंगे। ये जो डेंड्रिल्स होती है ये टच को लेके सेंसिटिव होती है, यानी कि जब भी आप इसको किसी भी चीज के कांटेक्ट में आता है ना डेंड्रिल, तो क्या करता है, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग लपेट लेता है। यानी कि अगर उसके सहारे कोई लकड़ी लग गई, ठीक है, तो डेंड्रिल क्या करेगा, उसके आसपास अपने आप को लपेट लेगा, ताकि एक प्लांट को वो सपोर्ट दे सके, ठीक है। उसके अलावा जो इन्वायरमेंट के ट्रिगर होते हैं, यानी कि सनलाइट, ग्रेविटी, ये भी है ना प्लांट की ग्रोथ का डायरेक्शन बदलते हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, या तो वो स्टिमुलस की तरफ हो सकती है, या फिर स्टिमुलस से दूर हो सकती है। अब हम उन टाइप की मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे प्लांट्स में आपको किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिलती है, तो एक मूवमेंट होती है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो आपको पता है जब भी आपका प्लांट ग्रो कर रहा होता है, तो जो उसकी शूट्स होती है वो किसकी तरफ बेंड करती है, हमेशा लाइट, जिधर की तरफ से आपके पौधे की तरफ है ना सूरज की रोशनी आती है, उधर की तरफ ही आपके प्लांट की जो शूट है वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है। उसकी जो रूट होती है वो है ना लाइट से दूर रहती हैं, आपने देखा ना, रूट हमेशा अंधेरे की तरफ रहती है, तो वो लाइट से दूर रहती हैं, शूट जो है वो हमेशा लाइट की तरफ रहती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है जियोट्रॉपिज्म, यानी कि ग्रेविटी को लेके आपका प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो जो रूट है वो तो हमेशा ग्रेविटी की तरफ रहती है, यानी कि आपने देखा है ना, पौधे की जड़ कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है, तो वो है ना ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्टेड रहती है। शूट जो होती है वो हमेशा किससे दूर रहती है, ग्रेविटी से दूर रहती है, वो हमेशा किसकी तरफ ग्रो कर रही होती है, ऊपर की तरफ ग्रो करती है, रूट हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती है। उसके बाद आता है जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो यानी कि प्लांट की ग्रोथ कैसी है, ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। तो जो प्लांट की रूट है वो क्या दिखाती है,
पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दिखाते हैं, यानी कि प्लांट की रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्टेड रहती है, लेकिन जो प्लांट की शूट है वो क्या दिखाते हैं, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ग्रेविटी से दूर ग्रो कर रही होती हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो आपका प्लांट है ना पानी की तरफ ग्रो कर रहा है या पानी से दूर ग्रो कर रहा है, तो जिधर की तरफ भी आपके पौधे को पानी मिल रहा है, पानी प्रेजेंट होता है, उधर की तरफ हमारा पौधा है ना बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, तो इसको हम क्या दिखाते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहा है। तो जो हमारे टोमेटो की रूट्स है, किसी भी प्लांट की रूट है, वो कहाँ जर्मिनेट करती है, कहाँ पे आराम से ग्रो करती है, पानी के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो कर रही होती है। ठीक है, सॉइल तो प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर सॉइल के अंदर आपने पानी डाला तो आपको लगता है वो ग्रो करेगा, सीड जर्मिनेट कर पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जो हाइड्रोट्रोपिज्म है ना वो दिखाता है कि प्लांट की ग्रोथ कैसी है पानी के रिस्पॉन्स में। उसके बाद आता है कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ केमिकल्स की तरफ अगर हो रही है उसको हम क्या बुलाते हैं, कीमोट्रोपिज्म बुलाते हैं। तो आपको पता है हमारे प्लांट के अंदर है ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो जो हमारे पॉलन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं किसकी मदद के थ्रू, पॉलन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, तो ओव्यूल्स की तरफ हमेशा ग्रो करते हैं और किस फिनोमिना को दिखा रहे हैं, कीमोट्रोपिज्म को दिखा रहे हैं। उसके बाद एक फिनोमिना होता है हेलियोट्रोपिज्म। तो आपका प्लांट है ना सनलाइट की डायरेक्शन की तरफ क्या रिस्पॉन्स दिखाता है, इसको हम बोलते हैं हेलियोट्रोपिज्म। आपने ना सनफ्लावर का फूल देखा होगा, तो जो सूरजमुखी का फूल होता है वो कैसे कैसे मूव करता है, जिस तरफ आपका सूरज की डायरेक्शन होती है उसी तरफ आपका सनफ्लावर का फूल भी मूव करता है। इसको हम क्या बुलाते हैं, हेलियोट्रोपिज्म बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो लाइट की तरफ प्लांट की कैसी मूवमेंट है, तो आपकी शूट है वो तो हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करती है, तो वो क्या दिखाती है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाती है। और आपकी जो रूट है वो हमेशा लाइट से के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है, तो वो क्या दिखाती है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाते हैं। तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, इनसे ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके अलावा ना जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो है ना सेल्स के अलावा भी कम्युनिकेट करते हैं, और वो कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं, केमिकल कम्युनिकेशन हम इसको बुलाते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने के अलावा वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको वो है ना रिलीज कर देते हैं, और ये क्या करते हैं आपकी पूरी बॉडी में डिफ्यूज करते हैं, और बाकी के सिग्नल्स इनको डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपके हार्मोन्स होते हैं, आपके हार्मोन्स को क्या करती है, आपके ब्लड के अंदर वो बह जाते हैं, आपके ब्लड के अंदर वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, और उसके थ्रू जो भी सिग्नल आपकी बॉडी को पहुंचना चाहिए, पहचानना चाहिए, उसको वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं और एनिमल्स के अंदर भी हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। तो अब हम है ना पहले प्लांट हार्मोन को देखोगे। तो ये सब है ना जो चारों मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, प्लांट हार्मोन के एग्जाम्पल है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो है हमारा वो शूट की जो टिप हो रही होती है ना, जो ग्रोइंग शूट है आपकी, उसकी टिप में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, सेल को है ना लंबा करने में मदद करता है। तो जब है ना लाइट एक तरफ से आ रही होती है, आपको पता है सूरज की रोशनी एक तरफ से पड़ रही होगी, तो ऑक्सिन जो है वो किस साइड रहता है, उस लाइट के अपोजिट साइड पे रहता है, यानी कि शूट के जिस साइड से लाइट पड़ रही है उसके अपोजिट साइड पे क्या प्रेजेंट रहेगा, हमारा ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। और ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होता है, आपकी जो सेल्स है वो लंबी होती है, इसलिए आपको है ना अपना पौधा हमेशा ऐसा दिखाई देगा कि वो है ना लाइट की तरफ बेंड कर रहा है, लाइट की तरफ झुक रहा है। ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। उसके बाद आते हैं हमारे जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट है उसकी जो स्टेम है उसके ग्रोथ में मदद करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे साइटोकाइंस। तो साइटोकाइन किस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो जब भी ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन में जिस भी जगह पर प्रेजेंट हो गए वहाँ पे है ना आपको बहुत सारा सेल डिवीजन देखने को मिलता है, जैसे कि आपके फ्रूट एंड सीड्स, उनके अंदर बहुत ज़्यादा साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड है ना स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। ये क्या करता है, ये सारे के सारे जो थे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये प्लांट के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। ये क्या करता है, जब सर्दी आ जाती है आपका प्लांट है ना पत्तियां उसकी गिरने लग जाती है, वो किस में हेल्प कर रहा होता है, आपके जो फ्रूट्स है वो गिरने लग जाते हैं, तो उसकी उसमें हेल्प कौन कर रहा होता है, एब्सिसिक एसिड उसमें हेल्प कर रहा होता है। तो है ना जब भी स्ट्रेस सिचुएशन होती है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है किसी प्लांट के लिए, तो उस स्ट्रेस सिचुएशन को सर्वाइव करने में उसकी जो मदद कर रहा होता है वो कौन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है।
उसके अलावा आपको पता है एनिमल्स के अंदर है ना बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हॉर्मोन्स होते क्या हैं? तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है जो क्या हेल्प करते हैं, आपके इंटरसेलुलर मैसेंजर्स का रोल प्ले करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। हॉर्मोन्स वाला टॉपिक मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब मैंने आपको कराए थे, लेकिन आज हम इसमें फिर से समझेंगे। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है और उनके बहुत सारे फंक्शन है। तो सबसे पहले आपके ब्रेन के अंदर 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। उनके नाम है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बुलाते हैं, और पीनियल ग्लैंड। तो जो हाइपोथैलेमस है, ये तीनों के तीनों क्या है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल, ये तीनों के तीनों आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, या तो वो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करे या फिर वो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करे। यानी कि अगर ग्रोथ हार्मोन एकदम सही अमाउंट में रिलीज कर चुका है और अब उसे रोकना है, तो वो फिर ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करने का सिग्नल देता है। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और इसको सिग्नल किससे मिलता है इनको रिलीज करने का? हाइपोथैलेमस से मिलता है। तो हमारी जो बॉडी की ग्रोथ हो पाती है, बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी रिलीज कर पाती है, वो किसकी मदद से कर पाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से कर पाती है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। उसके बाद आता है हमारा पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो है वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। तो ये मेलेटोनिन क्या करता है, आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है, यानी कि आप किस टाइम सोओगे, किस टाइम उठोगे, अगर ये साइकिल आपकी एकदम सही से चल रही है, तो इसमें आपकी मदद कौन कर रहा है? पीनियल ग्लैंड कर रहा है। और ये एक ही हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलेटोनिन। उसके बाद अगर आप अपने नेक रीजन को देखोगे ना, वहां पर आपका एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर T3 एंड T4 हार्मोन को रिलीज करता है, नेक में प्रेजेंट होता है। और थायरोक्सिन जो इसके अंदर है, वो क्या करता है, आपका जो जितना भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, जितना भी प्रोटीन खाया, जितना भी फैट खाया, उनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हमारी मदद कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। और आपको पता है आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से थायरोक्सिन हार्मोन बना पाए, उसके लिए है ना आयोडीन बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। उसके बाद आपके नेक रीजन में है ना, थायराइड के पीछे क्या प्रेजेंट होता है? पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है। ये भी आपकी नेक में लोकेटेड है। उसके बाद आता है हमारा थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस क्या करता है, हमारे जो लंग्स एंड हार्ट के बीच का रीजन है, वहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और थाइमोसिन नाम का हार्मोन ये रिलीज करता है, जिसका काम होता है आपके जो डिफेंस सेल्स होती है, आपकी जो टी लिम्फोसाइट है, उनको मैच्योर करने में कौन मदद करता है? आपका थाइमस करता है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आपका पैनक्रियाज जो होता है, वो क्या करता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, जो आपकी किस में मदद करती है? आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम कौन करते हैं? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है? आपकी जो किडनी है, दोनों किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो एड्रीनल हार्मोन को, स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करना, हमारी बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट हार्मोन को रिलीज करने का काम कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड करता है। उसके बाद अगर मेल्स को आप देखोगे ना, उनके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? जेनिटल एरिया में प्रेजेंट होता है टेस्टिस। टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। मेल्स के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाते हैं? टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की वजह से प्रेजेंट हो पाते हैं। उसके बाद आती है फीमेल। फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जेनिटल एरिया के अंदर। वहां पर क्या रिलीज करती हैं? ओवरीज ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो फीमेल के अंदर जितनी भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आती है, ओवम रिलीज हो पाता है, प्रेगनेंसी पॉसिबल हो पाती है। ये सब कुछ करने का काम कौन करती है? ओवरीज की तरफ से जो हार्मोन रिलीज किए जा रहे हैं, वो सब इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। अब जो एड्रिनल नाम का हार्मोन है, जिसको सिक्रीट करता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, वो क्या होता है? डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर सिक्रीट किया जाता है। और ये क्या करता है? आपके हार्ट पे जाके एक्ट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी को है ना ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये जो एड्रिनल हार्मोन है ना, ये स्ट्रेस हार्मोन है। यानी कि जब आप किसी स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं ना, उस टाइम आपकी बॉडी क्या रिलीज करती है? एड्रिनल नाम का हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है? आपकी जो हार्ट है वो क्या करना शुरू करता है? बहुत तेज से ब्लड को पंप करना शुरू करता है, ताकि आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाए, आपको बहुत ज़्यादा सांस
चढ़ने लग जाती है, इस टाइम ब्रीदिंग रेट आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में निकालने में आपकी मदद करता है एड्रिनल हार्मोन, ठीक है। उसके बाद होता है जो आपका थायराइड ग्लैंड है, वो क्या बनाता है, थायरोक्सिन बनाता है, जिसके लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें हमेशा कैसा सॉल्ट खाना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी, यानी कि आप जो नमक खा रहे हो उसके अंदर आयोडीन सही मात्रा में आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, गॉइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल मेंटेन करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को हम किसके शॉट देते हैं, इंसुलिन के शॉट्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा होता है, लेकिन आपको पता है हार्मोन्स हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो अगर जब भी हमारे हार्मोन्स है ना ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो रहे होते हैं या फिर उनकी ज़रूरत नहीं है बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक फीडबैक मैकेनिज्म को यूज़ करती है, ठीक है। यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म है ना, ये देखता है कि कितना हार्मोन रिलीज होना है, कितने टाइम तक रिलीज होना है। अगर ब्लड के अंदर है ना शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो पैनक्रियाज की सेल है ना इस बात को समझ जाएगी कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया, तो वो क्या करने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, ब्लड के शुगर लेवल को नीचे लेके आना है, ठीक है। और अगर ब्लड का शुगर लेवल नीचे चला गया है तो इंसुलिन का सिक्रीशन घट जाएगा, ठीक है। हमारी बॉडी समझ जाएगी अच्छा ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन हो गए, तो अब हमें इंसुलिन का सिक्रीशन रोक देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, फीडबैक मैकेनिज्म को यूज़ करती है, ताकि हार्मोन्स हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में रिलीज ना हो, क्योंकि वो हमें बहुत ही ट्रेस अमाउंट में ही चाहिए होते हैं। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।